आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि के संदर्भ में विद्यापति को। तो इससे पहले हमने पढ़ा था शारंगधर को, प्राकृत पेंगलम को पढ़ा था और आज पढ़ेंगे विद्यापति को। विद्यापति बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो इनकी जो प्रत्येक लाइन है इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे, आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले के जो वीडियो आप उनको जरूर देखें, जिससे कि आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि बच्चन सिंह जी का है वह उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर बच्चन सीरीज के नाम से आपको ये सारी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस क्रम से मिल जाएंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा करके बताएं कि हमारे वीडियोस कैसे आपको लग रहे हैं। कमेंट करके भी आप अपने विचार रख सकते हैं। आपके विचारों का, आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं विद्यापति को। विद्यापति का जो समय है वो क्या है, सन 1360 ईस्वी से 1448। तो देखिए विद्यापति का समय जरूर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण कवि हैं तो इनका समय और जन्म तिथि भी पूछी जा सकती है। तो विद्यापति का समय क्या है, 1360 ईस्वी से 1448। इसके अलावा इसमें अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि विद्यापति मिथिला के बिस्पी नामक गांव में पैदा हुए थे। यानी कि मिथिला, अब देखो मिथिला शब्द को ध्यान रखिएगा। मिथिला शब्द का, मिथिला पहली बात तो बिहार में है, और मिथिला शब्द इसलिए ध्यान रखने योग्य क्योंकि मिथिला में ही रहने के कारण और मैथिली भाषा में रचना करने के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इनकी जो मैथिली भाषा में जो रचना है वो कौन सी है, विद्यापति की पदावली है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें ख्याति भी मिली है। तो विद्यापति कहाँ के थे, मिथिला के बिस्पी नामक गांव में पैदा हुए थे। वे मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे, तो राजा कीर्ति सिंह थे और शिव सिंह थे। और इन्हीं के दोनों के लिए इन्होंने क्या लिखा है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी है। शिव सिंह के लिए इन्होंने क्या लिखा, कीर्ति पताका लिखी है। शिव सिंह के लिए कीर्ति पताका लिखी, जबकि कीर्ति सिंह का वर्णन जो है कीर्ति लता में मिलता है। उन्हें संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषा का पूर्ण ज्ञान था। किसे, विद्यापति को। यानी विद्यापति को किन किन भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत का था, अपभ्रंश का था और मैथिली भाषा का भी पूरा ज्ञान था। इसके अलावा कह रहे हैं कि अपभ्रंश और मैथिली के तो वे श्रेष्ठ कवि थे। तो किस भाषा के श्रेष्ठ कवि थे विद्यापति, ये प्रश्न बन सकता है। जैसे संस्कृत भी दिया है, अपभ्रंश और मैथिली दिया, इसके अलावा पुरानी हिंदी दे दिया या अवहट्ठ दे दिया, और पूछ लेगा कि विद्यापति इनमें से किस भाषा के श्रेष्ठ कवि समझे जाते थे, तो मैथिली और अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे विद्यापति। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, पदावली आदि उनकी रचनाएं हैं। इनमें भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पदावली विशेष लोकप्रिय है। देखिए कीर्तिलता और पदावली, पदावली किस भाषा में, मैथिली में है, जबकि कीर्तिलता किस में मिलती है, अपभ्रंश में मिलती है। और कीर्तिलता, इनकी जो इन तीनों रचनाओं को शुक्ल जी ने अपनी उन 12 रचनाओं में विशेष स्थान दिया है, जिनके आधार पर उन्होंने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखा है। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली, ये जो है ये तीनों रचनाएं शुक्ल जी की उन 12 रचनाओं में स्थान पाती हैं। तो कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ यानी उनके लिए लिखी गई, तो पदावली स्वांतः सुखाय और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ। देखिए जो ये कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ कौन सा लिखा था, कीर्तिलता, यानी कि किसके लिए जो है उन्होंने कौन सी रचना लिखी, तो कीर्तिलता लिखी थी कीर्ति सिंह के लिए, जबकि पदावली इन्होंने शिव सिंह लखमा देवी और स्वांतः सुखाय लिखा था। इसका स्वांतः सुखाय का मतलब स्वयं के सुख के लिए। इस पंक्ति को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी अपने स्वयं के सुख के लिए उन्होंने तुलसीदास जी की यानी रघुनाथ जी की गाथा का वर्णन किया। एक ओर वे अपभ्रंश या अवहट्ठ में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, हमने अभी देख लिया कि विद्यापति किन किन भाषाओं के जानकार थे, तो संस्कृत के थे। इनकी संस्कृत में जैसे पुरुष परीक्षा है, गंगा वाक्यावली, ये सभी रचनाएं संस्कृत में मिलती हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो संस्कृत के और अपभ्रंश के, इसके अलावा मैथिली भाषा में इन्होंने लिखा। तो अवहट्ठ में भी लिख रहे थे, अपभ्रंश या अवहट्ठ। अपभ्रंश या अवहट्ठ
क्यों कहा, क्योंकि जो इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका है उसमें अवहट्ट का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन वे अब शुक्ल जी ने उन्हें अपभ्रंश की रचनाओं में रखा है। तो एक और वे अपभ्रंश या अवहट्ट में लिख रहे थे, दूसरी ओर मैथिली में, और मैथिली की इनकी जो पदावली वो बहुत ज्यादा चर्चित है। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि देश भाषाओं जो है अपभ्रंश का स्थान देश भाषाओं ने कब लिया था, तो 14वीं शताब्दी के अंत तक। इस बात को ध्यान रखिएगा। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि देश भाषा में लिखी पहली रचना कौन सी है, तो विद्यापति की पदावली है, और पदावली की मूल रूप से भाषा क्या है, मैथिली है। अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये विद्यापति का नाम लिया बच्चन जी ने कि हिंदी के पहले कवि विद्यापति ठहरते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि हिंदी का कवि, प्रथम कवि किसने किसको माना है। जैसे कि सर्वसम्मति से तो सरहपा को माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि, उसी प्रकार शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुण्र कवि को माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। उसी प्रकार बच्चन सिंह जी ने किसको माना है, हिंदी का प्रथम कवि, तो विद्यापति को माना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कीर्तिलता की बात कर लेते हैं। कीर्तिलता में देखिए क्या कह रहे हैं कि कीर्तिलता में कीर्ति सिंह के उन प्रयत्नों का वर्णन है जिनके आधार पर उन्होंने तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। यानी कि देखिए ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि इनमें से विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें जो है कीर्ति सिंह ने तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया था, तो वो कौन सी रचना है, कीर्तिलता है, क्योंकि वहां पर हमें कीर्ति पताका भी देखने को मिलेगी। वर्णन मूलतः अतिशयोक्तिपूर्ण और प्रशस्तिपरक है, फिर भी उन्होंने अपने समय के अंतर्विरोधों, राजाओं की नाक के नीचे होने वाले अत्याचारों का यथास्थान उल्लेख किया है। यानी विद्यापति बिना डरे हुए उन्होंने क्या किया है, अपने समय के जो अंतर्विरोध थे, राजाओं की नाक के नीचे होने वाले जो अत्याचार थे, उनका भी यथास्थान उल्लेख किया है। कीर्तिलता का महत्व इसी दृष्टि से है, काव्य की दृष्टि से नहीं। यही कारण है कि कीर्तिलता को उतना ज्यादा महत्व नहीं मिलता जितना कि कीर्ति पताका और सबसे ज्यादा पदावली को मिलता है। तो इसमें इसका महत्व किस लिए है, क्योंकि इसमें जो तिरहुत का खोया हुआ राज्य ये कीर्ति सिंह पाते हैं, और इसमें उस समय की परिस्थितियां, युगीन परिस्थितियों का वर्णन इसमें मिलता है। यही कारण है कि कीर्तिलता का महत्व इसी दृष्टि से है, इसका काव्य की दृष्टि से उतना महत्व नहीं है। कीर्तिलता द्वारा भाषा के बदलाव को भी पहचाना जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं। मिथिला के राजा गणेश्वर को असलान नामक सुल्तान ने छलपूर्वक मार डाला। राजकुमार कीर्ति सिंह बाप की मृत्यु का बदला लेने और तिरहुत राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे। तो देखिए ये बात है ना, किस लिए जो है कीर्ति सिंह गए थे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनके जो पिता थे गणेश्वर, उनको जो है असलान नामक सुल्तान ने छल पूर्वक मार डाला था। यही कारण था कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए और तिरहुत का राज्य जो है पुनः प्राप्त करने के लिए उठ पड़े। और ये देखिए पंक्तियां कहाँ से हैं, ये पंक्तियां कीर्ति लता से हैं कि जा बप्पी की भूहड़ी चंपजई अवरेण। तो इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है कि किस रचना से ली गई है, तो ये जो है कीर्ति लता से ली गई है। कीर्ति सिंह जौनपुर के बादशाह इब्राहिम शाह 1403 की शरण में जा पहुंचे। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। पहला ये प्रश्न आ चुका है कि विद्यापति की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें जौनपुर का वर्णन हुआ है, तो वो कीर्ति लता है। और कीर्ति लता में जौनपुर का वर्णन मिलने से एक प्रश्न तो वो हो गया। दूसरा ये कि कीर्ति सिंह जो है इब्राहिम शाह की शरण में जा पहुंचे, और इब्राहिम शाह जो है कहाँ का राजा था या कहाँ का बादशाह था, तो वो जौनपुर का बादशाह था। शाह की सहायता से उन्होंने असलान को मार भगाया और तिरहुत को अपने अधिकार में ले लिया। यही है 4 पल्लवों में लिखा गया कीर्तिलता का सार संक्षेप। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात फिर से मिल गई कि जो कीर्तिलता है वो कितने पल्लवों में लिखा गया है, तो 4। ये संख्या जरूर ध्यान रखिएगा। 3 बातें ध्यान रखनी कीर्तिलता के बारे में। पहला तो ये किसके लिए जो है लिखा गया, यानी कीर्ति सिंह के लिए लिखा गया। दूसरी बात, कीर्तिलता ही ऐसी रचना है जिसमें जौनपुर का वर्णन मिलता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो है कीर्तिलता कितने पल्लवों में है, तो 4 पल्लवों में ये लिखा गया है। कीर्तिलता में राजाओं, बादशाहों, नगरों, युद्धों का वर्णन एक बंधी हुई परिपाटी पर किया गया है।
हर राजा प्रताप में विक्रमादित्य को पछाड़ देता है, दान में बलि और कर्ण को काफी पीछे छोड़ देता है, भोग में इंद्र बहुत पीछे रह जाते हैं। राजा चाहे बड़ा हो या छोटा सब एक से होते हैं। सामंती विशेषताओं को खूब बढ़ा चढ़ाकर हर राजा पर चस्पा कर दिया जाता है, यानी चिपका दिया जाता है। विद्यापति ने भी वही किया है, अन्यों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही किया है। यानी ये सारी जो बातें यहाँ पर बताई गई ना कि राजा के प्रताप में विक्रमादित्य को पछाड़ दिया, फिर दान में बलि को और जो है कर्ण को, इसके अलावा भोग में इंद्र को पीछे पछाड़ दिया, तो वही काम विद्यापति ने भी किया है और मतलब लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही इन्होंने किया है। आगे लिखते हैं कि जौनपुर के वर्णन में एक संश्लिष्टता तो है, पर वह भी कृत्रिम है। वह किसी भी नगर का वर्णन हो सकता है। मुझे लगता है कि विद्यापति जौनपुर कभी नहीं गए थे। यानी जो इसमें जौनपुर का वर्णन आया है ना कीर्तिलता में, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो जो जिस तरह से उन्होंने चित्रण किया है वो तो जो है कृत्रिम है और वो किसी भी नगर का वर्णन हो सकता है, क्योंकि इनकी रचना के आधार पर बच्चन जी को यह प्रतीत होता है कि विद्यापति कभी भी जौनपुर नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य करते। बनारस का वर्णन करते समय यदि कोई गंगा को ही छोड़ दे तो वह बनारस का वर्णन नहीं हो सकता। गोमती के बिना जौनपुर की पहचान ही नहीं बनती। यानी कि यही कारण है, ये प्रश्न बन सकता है कि किसने जो है इस पर आपत्ति जताई है या फिर किसने जो है इस बात को नकारा है कि जौनपुर का जो वर्णन है किया गया है कीर्तिलता में विद्यापति के द्वारा वह ठीक नहीं है, कृत्रिम है। तो वो बच्चन जी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे है इब्राहिम शाह का दरबार संपूर्ण पृथ्वीमंडल के ऊपर था। वहां प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक मिलता था, दुख सुख में बदल जाता था और संसार का भय भाग जाता था। लेकिन उसी की नाक के नीचे हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार होते रहे। तुर्कों को देखकर ऐसा लगता था कि वे हिंदुओं को निगल जाएंगे। कवि व्यंग करता है, क्या व्यंग करता है देखिएगा कि है ऐसो जसु परतापे रह चिर जियो सुरतान। तो ये भी पंक्तियां किसकी हैं? ये भी विद्यापति की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे है इसी की व्याख्या कि यानी सुल्तान के प्रताप में ऐसा भी होता है, फिर भी सुल्तान चिरंजीवी रहे। तो ये जो है किसने कामना करी थी? विद्यापति ने करी थी। सुल्तान की बात तो सुल्तान जाने, किंतु उसके राजपुरुषों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। इतिहास का एक पक्ष यही है, इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। यानी बच्चन जी कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है और इसको ढका नहीं जा सकता। आगे लिखते हैं कि सेना के चलते समय चाहे महाराज रघु की सेना का परिणाम हो या इब्राहिम शाह की सेना का, धरती डगमगा उठती है, शेषनाग विकल हो जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश चिंताग्रस्त। अपने कथानायक का पराक्रम दिखाने के लिए विद्यापति भी देवताओं, गंधर्वों, विद्याधरों आदि को आकाश में खड़ा करने में किसी से पीछे नहीं। जिस वर्णाश्रम धर्म की चिंता मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। अब देखिए ये पंक्ति, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। तो देखिए ये वाली जो पंक्तियां तुलसीदास जी की यहाँ पर आई हैं, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। उस समय वर्णाश्रम धर्म टूट रहा था, अंतर जातीय विवाह की शुरुआत हो चुकी थी, तथा कथित अधम वर्ण के लोग उत्तम वर्ण के लोगों के उद्धार का दावा करने लगे थे। लगता है गौतम बुद्ध के समय से ही वर्णाश्रम धर्म के विरोध का जो स्वर उठा, उसकी प्रतिध्वनि निरंतर सुनाई पड़ती रही। उसके विरोध में वर्णाश्रम के समर्थक ब्राह्मणों ने एक रक्षा पंक्ति तैयार की। विद्यापति उसी रक्षा पंक्ति के एक सैनिक थे और कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ठ कहा है। तो देखिए जो इतनी सारी बातें हमने ये ऊपर पढ़ी, तो ये उस समय की युगीन परिस्थितियां थी और इनको समझना इसलिए जरूरी थी क्योंकि वो साहित्यकार की रचना में उसका प्रभाव यत्र तत्र दिखाई ही पड़ता है, या फिर सर्वत्र कह लीजिए दिखाई ही पड़ता है। और जब तक युगीन परिस्थितियों को नहीं समझेंगे तब तक उस रचनाकार का जो साहित्य का जो मर्म है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर बच्चन जी ने इस सारी कथा को यहाँ पर रखा है। अब देखिए ये एक प्रश्न ये भी बनता है कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को अवहट्ठ कहा है? तो विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता को, जो कीर्तिलता इन्होंने किसके लिए लिखा था? कीर्ति सिंह के लिए। तो कीर्तिलता की भाषा को इन्होंने अवहट्ठ कहा है। और देखिए वहां से एक कथन है या फिर पंक्ति है कि सक्कै बाणी बहुअन भावई, पाऊँ रस को मम्म न पावई, देसिल बयाना सब जन मिठा तैसन जंपो अवहट्ठा। ये पंक्तियां तो इतनी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में इतना पूछा जाता है और हो सकता है कि इनको भी पूछ लिया जाए कि सक्कै बाणी बहुअन भावई, पाऊँ रस को मम्म न पावई। तो ये जो है पंक्तियां किसके हैं? कीर्तिलता की हैं। और इसी में जो है विद्यापति ने स्वयं अपनी भाषा को, कीर्तिलता की भाषा को क्या कहा है? अवहट्ठ कहा है।
आगे है कि विद्यापति के पहले ही अवहट्ठ का उल्लेख ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर, जिसका समय 1325 ईस्वी है, उसमें हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सबसे पहले जो है अवहट्ठ का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अच्छा, वर्ण रत्नाकर एक तरह से और भी इम्पोर्टेंट रचना है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ही इसमें जो है सिद्धों की बात मिलती है, मतलब सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर से ही मिलती है, इसलिए वर्ण रत्नाकर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ध्यान रखेंगे कि दो बातों के लिए महत्वपूर्ण है वर्ण रत्नाकर। पहला तो इसमें सिद्धों के जानकारी मिलती है, और दूसरी बात यह है कि ये अवहट्ठ का उल्लेख इसमें भी विद्यापति के पहले भी मिलता है। राज्यसभाओं में जिस सठ भाषा या खट भाषा का उल्लेख होता रहा है, उसमें एक अवहट्ठ भी थी। अद्दाहमाण के संदेश रासक में भी इसका उल्लेख है। तो जो अद्दाहमाण यानी अब्दुल रहमान, तो अपभ्रंश में जो है अब्दुल रहमान को अद्दाहमाण कहते हैं। उनकी रचना कौन सी? संदेश रासक। और इसी संदेश रासक के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर के विचार से पैंगलम की भाषा भी अवहट्ठ ही है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा था कि प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता कौन है, तो संकलनकर्ता में तो लक्ष्मीधर आ जाएंगे, लेकिन टीकाकार कौन आ जाएंगे? वंशीधर। और वंशीधर ने जो टीका लिखी तो उन्होंने इसकी भाषा को क्या कहा है? अवहट्ठ ही कहा है। अवहट्ठ परिनिष्ठित अपभ्रंश के आगे की विकसित भाषा है। तो अवहट्ठ कैसी भाषा है? परिनिष्ठित अपभ्रंश के आगे की विकसित भाषा है। कीर्तिलता की भाषा देसिल बयाना तो नहीं है, किंतु देश्य भाषा के निकट है, कुछ कुछ वैसी ही है। तो देखिए ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि किसने कहा है कि कीर्तिलता की भाषा देसिल बयाना तो नहीं है, किंतु देश्य भाषा के निकट है, कुछ कुछ वैसी है, तैसन अर्थात तादृशम। तो यहाँ तक जो है ध्यान रखिएगा, ये बच्चन जी कीर्तिलता के विषय में कह रहे हैं। तो स्पष्ट है कि अवहट्ठ भाषा के एक नए मोड़ की सूचना देती है, लेकिन वह निश्चित रूप से देश भाषा नहीं है, अन्यथा विद्यापति को तो तैसन कहने की जरूरत न पड़ती। तो इस बात से ये चीज पता चलती है कि अवहट्ठ जो था वो अपभ्रंश का ही एक तरह का रूप था, लेकिन वह भाषा के एक नए मोड़ की सूचना देती है, लेकिन वह निश्चित रूप से क्या है? देश भाषा नहीं है। ये बात बच्चन जी कह रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो ये हेडिंग लिखी हुई है हिंदी के जातीय कवि, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? तो बच्चन जी ने कहा है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कौन कहता है? तो बच्चन जी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं, तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। अब देखिए ये विरोधाभास यहाँ पर दिख रहा है। कीर्तिलता में इन्होंने सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन किया, लेकिन पदावली में उन्होंने क्या किया? पदावली में उन्होंने इसको तोड़ दिया, यानी इन सामाजिक और साहित्यिक परंपराओं का समर्थन न करते हुए राधा कृष्ण के मांसल मादक तथा मुक्त श्रृंगार चित्रों के द्वारा, यानी कि जो पदावली है, पदावली में राधा कृष्ण के मांसल मादक और मुक्त श्रृंगार चित्रों का इस तरह से वर्णन किया है कि उसमें सभी सामाजिक और साहित्यिक परंपराएं जो हैं वो सारी टूट गई हैं। राधा कृष्ण के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं की तोड़फोड़ ठीक न मानकर बहुत से लोगों ने उन्हें भक्त कवि कह डाला है। तो देखिए इस पर भी विवाद चलता रहता है कि जो विद्यापति हैं वो भक्त कवि हैं, या फिर जो है श्रृंगारी कवि हैं, या फिर जो है या फिर जो है वो रहस्यवादी कवि हैं। तो इस तरह के तीन मत चलते हैं कि विद्यापति को किसने क्या क्या माना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्हें रहस्यवादी कवि माना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, राधा कृष्ण के नाम पर। और जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ने उन्हें श्रृंगारी कवि माना है, और उसके लिए उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन आता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये विद्यापति के इसी पदावली के संदर्भ में उन्होंने कहा है। तो राधा कृष्ण के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं की तोड़फोड़ ठीक न मानकर बहुत से लोगों ने उन्हें भक्त कवि कह डाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पदावली की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में करते हैं, यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो भक्त कवि माना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत वे कहते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कहते हैं? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि इस पुस्तक के पदों ने आगे चलकर बंगाल, आसाम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया, और यह उन प्रदेशों के भक्त साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई। इसीलिए पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्र यह पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी। तो ये देखिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इस वाले कथन से इसमें से बीच से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? कि किसने जो है विद्यापति की पदावली को या विद्यापति की पदावली पुस्तक को धर्म ग्रंथ की जो है संज्ञा दी है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
तो इस कोटेशन को ध्यान रखिएगा। वे भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें संदेह नहीं कि श्रृंगार रस और भक्ति रस में मौलिक अंतर नहीं है, किंतु कवि को पहले भक्त होना चाहिए। विद्यापति शैव थे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति किस संप्रदाय से या किस दर्शन से संबंधित थे, तो शैव से। अतः उन्हें वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता। पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए हैं कि यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगार काव्य का क्या होगा। यानी कि अगर उन्हें भक्त, जैसे जिस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को भक्त कवि कह दिया है, तो वैसे ही यहाँ पर बच्चन जी प्रश्न उठाते हैं कि पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए हैं, यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगार काव्य का क्या होगा। यानी ये सारी जो बातें श्रृंगारिकता से परिपूर्ण है वो तो इसमें आ गई, तो अगर इनको भक्ति काव्य कहा जाएगा तो फिर श्रृंगारिक काव्य कौन से होंगे। जयदेव के गीत गोविंद को इसी आधार पर श्रृंगारिक काव्य ही माना जाना चाहिए। तो देखिए, जो ये विद्यापति की पदावली है ना, इस पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि विद्यापति की पदावली पर किस रचना का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई पड़ता है, तो वो जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहले ही लिख दिया था क्या, ये कथन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। यानी कि जो कृष्ण भक्त यानी भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पदावली का चित्रण किया, पदावली को लिखा, पदावली में राधा कृष्ण का चित्रण किया है। तो यही कह रहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। अब इसके बाद जो लोग विद्यापति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहते हैं, उन्हें आड़ों हाथे लेते हुए वे कहते हैं। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है शुक्ल जी का, जो अभी हमने पढ़ा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये प्रश्न जो है, ये कोटेशन एटिटीज पूछ लिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये कथन किसके विषय में और किसने कहा है। विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ और वह अब भी बंद नहीं हुआ। शुक्ल जी के पहले ग्रियर्सन विद्यापति को रहस्यवादी कह चुका है। तो देखिए, तीन मत आ गए, एक तो भक्त कवि, दूसरा श्रृंगारी कवि और तीसरा रहस्यवादी। तो भक्त कवि किसने किसने माना, बच्चन जी स्वयं भी मान रहे हैं और शुक्ल जी मान रहे हैं। श्रृंगारी कवि किसने किसने माना, बच्चन जी मान रहे हैं और शुक्ल जी मान रहे हैं। भक्त कवि किसने माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन ने जो है इनको रहस्यवादी माना है। तो शुक्ल जी के पहले ग्रियर्सन विद्यापति को रहस्यवादी कह चुके हैं। उनके अनुसार या उसके अनुसार राधा जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा। तो किसने ये बात कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। कुमार स्वामी भी उनमें रहस्य भाव देखते हैं। तो देखिए, ग्रियर्सन के साथ साथ कुमार स्वामी ने भी विद्यापति को रहस्यवादी बताया है। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उनके पद गाकर भाव विभल हो उठते थे। तो देखिए, ये वाला जो प्रश्न बनता है कि और मूर्छित हो जाते थे यहाँ पर, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये विद्यापति के पदावली के पदों को सुनकर क्या हो जाते थे, मूर्छित हो जाया करते थे। तो ये प्रश्न बनता है कि किसके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु जो है या गा करके जो है भाव विभल हो उठते थे और मूर्छित हो जाते थे, तो वो विद्यापति की पदावली के पदों को। लेकिन सब लोग चैतन्य नहीं हो सकते। चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु। सच तो यह है कि उनकी राधा को ना पराशक्ति माना जा सकता है, ना कृष्ण की आह्लादनी शक्ति। पदावली में इसका कहीं संकेत नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। ये कथन कौन कह रहा है, ये कथन बच्चन जी कह रहे हैं। ये यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट मैं पढ़ती हूँ कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यवनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विहवलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। तो ये पूरा का पूरा कथन यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हमें एक चीज मिली थी विद्यापति के विषय में कि विद्यापति को जातीय कवि कहते हैं बच्चन जी। अब यहाँ पर विद्यापति को अपरूप का भी कवि किसने कहा है, बच्चन जी ने ही कहा है। यहाँ पर देखिए अपरूप के कवि, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आगे लिखते हैं कि विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि हैं। तो ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन ये इंपॉर्टेंट है। तो विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि हैं।
उस रूप में वीर विक्षोभन की अद्भुत शक्ति है, तल्लीनता और अतृप्ति की गहरी क्षमता है। यह अपरूपता राधा में ही नहीं कृष्ण में भी है। तो ये मेन रूप से इस पैसेज में हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ तक ये वाला कोटेशन और मेन जो है ये ध्यान रखना है कि विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा, तो वो बच्चन जी ने कहा है। अब देखिए, सुधा मुख के विह निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। तो ये पंक्तियां भी यहाँ से पूछी जा सकती हैं कि किस रचना से है, किसकी पंक्तियां। तो अपरूप शब्द से आप पकड़िएगा अगर ये पूरा आता है, क्योंकि अपरूप शब्द से पता चल जाएगा कि अपरूप का कवि जो है विद्यापति को कहा जाता है। किसने कहा है, बच्चन जी ने कहा है। राधा का अपरूप रूप कामदेव के लिए मंगलदाता है। तो देखिए, ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राधा का जो अपरूप रूप है वो किसके लिए मंगलदाता है, तो वो कामदेव के लिए मंगलदाता है। मनोभाव मंगल का अर्थ आत्यंतिक रूपाकर्षण है, आगे चल मंगल के लिए से जुड़ जाता है, और कृष्ण का ये रूप हमें देखने को मिल जाता है क्या, कि ऐसा कि पेखल एक अपरूप सुनैत मानवी सपन स्वरूप। तो ये भी पंक्तियां देखिए, इसमें भी अपरूप शब्द आया है। तो अपरूप शब्द जो है विद्यापति के लिए ही प्रयोग किया गया, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके बाद आगे लिखते हैं बच्चन जी कि दो अपरूपों का पारस्परिक आकर्षण ही तो प्रेम है, दोनों पुष्पधनवा किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। तो पुष्पधनवा के बाण से आहत और विकल है। कृष्ण कदम्ब के नीचे बांसुरी में राधा का नाम टेरते हुए प्रतीक्षारत, टेरते यानी बार बार रट रहे हैं, टेरना है ना, टेरना यानी रटना। तो प्रतीक्षारत है, प्रतीक्षारत पदावली से ही पदावली का आरंभ होता है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि पदावली का आरंभ या प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रतीक्षारत पदावली से पदावली का आरंभ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वे नखशिख, दूती प्रसंग, अभिसार आदि का पारंपरिक ढंग से वर्णन करते हैं। स्वतंत्र सौंदर्य वर्णन में वे दो अत्यंत उत्तेजक गौड़ यौनोपादानों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेखांकित करते हैं। ये उपादान है आँख और पयोधर। तो ये जो है इन्होंने दो उत्तेजक उपादानों का प्रयोग किया, किसने, विद्यापति ने पदावली में, और वो कौन से उपादान है, आँख और पयोधर। लिखते हैं कि बड़ कौशल तुव राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे। तो लोचन देखिए यहाँ पर आँख से आ गया, यानी आँख यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये इसके उपादान है। इसके बाद अर्धनिमीलित नेत्रों से राधिका ने कृष्ण को देखा नहीं कि वे बिक गए, यानी कि राधा ने जो है अर्धनिमीलित यानी कि अधखुली आंखों से राधिका ने कृष्ण को देखा नहीं कि वे बिक गए। यह देखना सामान्य रूप से देखना नहीं, इसके खरीदने का कौशल भी है, यानी हाव विधान भी है। इसके आगे मीर की नीमबाज आंखें पानी भरे, यानी कि जो मीर है ना, मीर ने भी जिन आँखों का प्रयोग किया है, जिन आँखों का उपादानों का प्रयोग किया है, वो भी जो है इनके आगे फीकी पड़ जाती हैं। मधुमाती आंखों की तड़फड़ाहट देखिए। तो ये जितनी सारी बातें हो रही है किसके बारे में हो रही है, पदावली के बारे में हो रही हैं। और ये पंक्ति कहाँ से है, पदावली से, कि मधुक मातल उड़े न पारे तैयो पसारई पाखी, यानी मधु से छका भौरा उड़ नहीं पाता, फिर भी वह अपनी पाखें पसार रहा है। तो ये इस पंक्तियों का अर्थ था। मधुमस्त भौरे का यह क्रियात्मक बिंब आंखों के सौंदर्य के साथ कृष्ण के आकर्षक रूप का भी संकेत करता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति की आंखें लड़ती नहीं जूझती हैं। ये यहाँ से कोटेशन बन सकता है कि किसने कहा है विद्यापति के संदर्भ में, तो बच्चन जी कहते हैं कि विद्यापति की आंखें लड़ती नहीं जूझती हैं। पदावली में पयोधरों का भूरिशः उल्लेख हुआ है। गौड़ यौनोपादानों में यह सर्वाधिक संवेदनशील है। भारहुत, सांची और अमरावती की मूर्तियों के अनावृत वृक्ष उपर्युक्त मान्यता की पुष्टि करते हैं। नायिका निर्जन में अपने पयोधरों को देखकर स्वयं मुग्ध है। अब ये भी पंक्तियां देखिए पदावली से है कि निर्जन उरज हेरई कतबेरी, हंसई जे अपन पयोधर हेरी। इसके बाद आगे की पंक्तियां हैं कि संयोग प्रसंग में विद्यापति का मन प्रथम समागम में बुरी तरह रमता है। इस अवसर पर अनंग की बुभुक्षा देखते ही बनती है। अनंग यानी कामदेव। नायक नायिका को वैसे ही मसलता है जैसे मस्त हाथी कली को। पयोधरों का लाल होना सामान्य बात है। प्रथम समागम का रक्तपात भी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता। पयोधर स्पर्श का सुख नायिका विरह में भी याद करती है। और ये पंक्तियां देखिएगा कि कुछ जुग शंभु परस केर, बोललन हिते परतीति मोहि भेल। ये भी पंक्तियां पदावली से हैं। आगे है कि कभी कभी नायिका अपने समागम का वर्णन इस तरह भोले ढंग से करती है गोया उसे कुछ पता ही नहीं। आगे की पंक्तियां देखिएगा कि हंसी हंसी बहु आलिंगन देल,
मनमथ अंकुर कुसमित भेल, जब निबंध सरका ओलकान, तो हर शपथ हम किछु नहीं जान। तो ये भी पंक्तियां कहाँ से हैं, ये भी पदावली की पंक्तियां हैं। आगे देखिएगा, विद्यापति के विरह में अद्भुत संयम है। संयोग वर्णन के घनीभूत बादलों का उद्दाम आवेग आखिरी बूंद तक बरस कर रिक्त हो गया है। कृष्ण कल आने के लिए कहकर मथुरा चले गए हैं। हर प्रातः काल राधिका पूछती है कि वह कल कब आएगा। और ये देखिए पंक्तियां उसी से संबंधित हैं कि कालिक अवधि करिय पिय गेल, लिखिए ते काली भीति भरी गेल, भेल प्रभात कहत सबही, कह कह सजनी काली कबही। तो ये भी पंक्तियां पदावली से हैं। इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। कथन किसका है, बच्चन जी का है। आगे लिखते हैं कि शिव सिंह स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हैं, इसका उल्लेख किया जा चुका है। विद्यापति के वे ही गीत मिथिला में गाए जाते हैं जो गृहस्थी से संबंध है। तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि विद्यापति के किस प्रकार के गीत जो है मिथिला में गाए जाते हैं। तो गृहस्थी से संबंध पदों को मिथिला में गाया जाता है। विद्यापति ने अपने पूर्ववर्ती मैथिल कवि उमापति को कोसों पीछे छोड़ दिया है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि विद्यापति ने जो है किसको जो है पीछे छोड़ दिया है, कौन ये मैथिल कवि, तो ये उमापति थे। निराला ने उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा। ये कई बार पूछा जा चुका है कि विद्यापति के जो पदावली हैं, उनके जो पद हैं वो कैसे नागिन की लहर की तरह हैं, और यह लहर रीति काव्य में नहीं मिलेगी। तो निराला ने उनकी मादकता को, किसकी मादकता को, विद्यापति की जो पदावली उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा है। मैथिली की मिठास, लोक दिनों का समावेशन, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। अग्रांकित पद में उनका जीवन दर्शन और प्रेम रहस्य निहित है। तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये भी पदावली से है कि सखी है पूछसी अनुभव मोए, जोई प्रीत अनुराग बखानई ते, तिले तिले नूतन होए, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। तो ये भी पंक्तियां किसकी हैं, ये भी विद्यापति की इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चन जी ने कह दिया है पदावली के संदर्भ में कि मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेशन, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। अब यहाँ पर नागर अभिरुचि की बात करी है, तो नागर अभिरुचि के बावजूद, यानी जो नागर शैली थी, नागर का स्थापत्य कला थी, उसमें तो बावजूद विद्यापति की रचनाओं में खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। तो ये कथन जो है ध्यान रखिएगा किसका है, बच्चन जी का कथन है। बच्चन जी का कथन है कि मैथिली की मिठास, लोक दिनों का समावेशन, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। तो देखिए ये तो बात थी विद्यापति की, और हमें लगता है कि विद्यापति के बारे में हमने जो पढ़ा है आपको ज़रूर इससे लाभ हुआ होगा, आपको अच्छी से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न है या इससे संबंधित कोई आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आज हमने विद्यापति को पढ़ा, अगली कक्षा में हम खुसरो को पढ़ेंगे और इसके अलावा जो भी अन्य कवि आएंगे उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको हमारी कक्षाएँ ज़रूर अच्छी लग रही होंगी। तो अपने सुविचार, अपना जो विचार कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।